जय हिंद सभी को। आज की क्लास में करेंगे हम साधन कीमत निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। पिछली वीडियो में हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आज हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इन पॉइंट्स को कवर करके आपका एक अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है। मीनिंग लिखेंगे या ये सिद्धांत क्या कहता है वो लिखा जाएगा। साधन की मांग, फिर साधन की पूर्ति, फिर साधन की कीमत का निर्धारण या संतुलन का निर्धारण, और फिर कंक्लूजन। अब इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन हम कवर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जितना लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना है अपने नोट्स में, उतना यहाँ पे टोटल लिख दिया गया है। तो जो साधन कीमत का आधुनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि प्रत्येक साधन की कीमत वहाँ पे निर्धारित होगी जहाँ पर साधन की मांग और साधन की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि डिमांड फॉर फैक्टर्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फैक्टर। अब इन दोनों को फिर हमें आगे एक्सप्लेन करना है एक एक करके, जो हमने अभी देखा भी था। एक एक हेडिंग हमें एक्सप्लेन करनी है। तो पहले साधन की मांग, डिमांड फॉर फैक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक फर्म किसी साधन की मांग उस बिंदु तक करेगी जहां पर सीमांत साधन लागत यानी कि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट उसकी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाए। पर जो साधन की मांग है उसका हम इन तीन स्थितियों में अध्ययन करेंगे बेटे। पहली स्थिति है जब सिर्फ एक ही उत्पादन का साधन परिवर्तनशील है, अन्य साधन स्थिर है। दूसरी स्थिति जब उत्पादन के कई साधन यानी कि एक से अधिक साधन परिवर्तनशील है। और तीसरा फिर हमें उद्योग का मांग वक्र निकालना है, क्योंकि जहां पर उद्योग का मांग वक्र और उद्योग का पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होगा साधन के लिए, वहीं पे हमारी कीमत का निर्धारण होगा। तो ये तीन स्थितियां आप लोगों को साधन की मांग के अंदर कवर करनी है। तो पहली स्थिति पे चलते हैं। जब केवल एक ही उत्पादन का साधन परिवर्तनशील हो, आगत या उत्पादन का साधन एक ही बात है, तब फर्म साधन की कितनी मांग करेगी। तो वो जो अभी पढ़ा था वो सेम ही आएगा कि एक फर्म इस स्थिति में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए साधन की उतनी मात्रा की मांग करेगी जहां पर साधन की सीमांत आगम उत्पादकता और उसकी सीमांत साधन लागत एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। अगर सिचुएशन इससे अलग है कि या तो एमआरपी ज़्यादा है और या फिर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है, तो इन दोनों स्थितियों में ही फर्म को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, लॉस नहीं मतलब कि फर्म अपने डिसीजन को चेंज करेगी। कहने का मतलब ये है जो अगर मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे फर्म को फ़ायदा होगा, क्योंकि साधन की जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है और साधन को कीमत कम देनी पड़ रही है। तो फर्म ज़्यादा साधनों की इकाइयों को रोजगार देगी, यहाँ पे फर्म को फ़ायदा हो रहा है। तो और ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को उनकी रिसीव करने के लिए साधन की अधिक इकाइयाँ लगाएगी। और अगर सीमांत उत्पादकता कम है और साधन को पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है, कीमत ज़्यादा देनी पड़ रही है, तब फर्म को हानि होगी। तो अच्छी सिचुएशन क्या है? यही वाली। और फर्म इसी को फॉलो करेगी। कब? जब सिर्फ एक ही साधन परिवर्तनशील है। बाकी आपको सिर्फ ये लिख देना है तो आपका सही से कवर हो जाएगा ये वाला हेडिंग। फिर दूसरा, फिर इसी सेम चीज़ को एक डायग्राम से दिखाना है बेटा। तो जब एक ही साधन परिवर्तनशील होता है तो जो फर्म की एमआरपी होती है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व होता है, वही उसका डिमांड कर्व होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। जो ये डीडी है ये फर्म का मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व भी है और फर्म का डिमांड कर्व भी है, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर ही मांग कर रही है। अगर कीमत, साधन की जो कीमत है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ये है, MFC1 है, तब यहाँ पे दोनों संतुलन में है। MFC MRP यहाँ पे बराबर है, तो OL1 इकाइयों की मांग की जाएगी OW1 कीमत पर। और अगर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट ये वाली है WMFC2, तब वो यहाँ पे बराबर है MRP और MFC मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तब फर्म OL की श्रमिकों की या साधन की मांग करेगी। आपको सिर्फ ये तो समझाने के लिए था बेटा। आपको सिर्फ लिखना कितना है कि रेखा चित्र से पता चल रहा है। आप इन बिंदुओं को भी नाम दे दोगे, ए बिंदु, बी बिंदु, जो भी आप देना चाहते हो। तो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ आप इतना ही लिखोगे कि रेखा चित्र से ज्ञात हो रहा है कि OW1 कीमत पर फर्म OL1 श्रमिकों को रोजगार पर लगाएगी और OW कीमत पर वो OL
उत्पादन की या श्रमिकों को या साधन की इकाइयों को काम पर लगाएगी। बस इतनी एक्सप्लेनेशन इसकी काफ़ी है। अब जो दूसरी सिचुएशन थी साधन की मांग की, जब एक से अधिक साधन परिवर्तनशील होते हैं, डिमांड फॉर अ फैक्टर इनपुट व्हेन सेवरल इनपुट्स आर वेरिएबल। तो जब फर्म एक से अधिक परिवर्तनशील साधनों की मांग करती है, तब फर्म का एमआरपी वक्र साधन का डिमांड कर्व नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी एक साधन की कीमत में परिवर्तन होने पर अन्य साधनों की मांग में भी परिवर्तन होता है, और जब अन्य साधनों की दूसरे साधनों की मांग में परिवर्तन होता है, तो जिस साधन की कीमत में परिवर्तन हुआ है उसका जो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व है, सीमांत आगम उत्पादकता वक्र है, वो शिफ्ट हो जाता है। तो इस वजह से जो फर्म का एमआरपी वक्र है वो फर्म का डिमांड कर्व नहीं रह जाता। अब फिर फर्म का डिमांड कर्व ऐसी स्थिति में कौन सा आएगा? तो इस स्थिति में जो फर्म का मांग वक्र होगा वो अधिक लोचदार होगा, क्योंकि जब एक से अधिक परिवर्तनशील साधन है तो फर्म एक साधन को दूसरे साधन के लिए प्रयोग कर सकती है, एक साधन को छोड़ के दूसरे साधन का प्रयोग वो कर सकती है। तो इसको भी फिर सेम, यानी कि आपका यहाँ पे मेन क्रक्स क्या दिखाया गया है बेटे, कि जब देखो जब एक साधन परिवर्तनशील था तब दिखाया गया कि जो फर्म का एमआरपी वक्र है वो फर्म का डिमांड कर्व होगा, और जब एक से अधिक साधन परिवर्तनशील है तब दिखाया गया है कि इस स्थिति में फर्म का एमआरपी वक्र मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व फर्म का डिमांड कर्व नहीं होगा। इस स्थिति में जो फर्म का डिमांड कर्व है वो इस वाले वक्र से अधिक लोचदार होगा। बस इतनी चीज दिखानी है, और इसी को ही एक डायग्राम से भी दिखा दिया गया है। ये रहा यहाँ पे इस डायग्राम में कि देखो अगर एक ही साधन परिवर्तनशील होता तब तो एमआरपी वक्र ही डिमांड वक्र हो जाता, पर अब जब एक से ज्यादा साधन परिवर्तनशील होते हैं तो जब साधन की कीमत में परिवर्तन होता है, जब साधन की कीमत में परिवर्तन होगा तो ऐसा नहीं होगा, इसमें इसके जो डिमांड कर्व है वो डी होगा, क्योंकि जब साधन की कीमत में परिवर्तन होता है तो अन्य साधनों की भी मांग की जाएगी। जैसे अगर हम सपोज करें शुरू की सिचुएशन ये वाली है, ये एमआरपी वक्र फर्म का ये है, तो और जो कीमत है वो OW है, तो शुरू का संतुलन ए बिंदु पर है। तो इस ए बिंदु की स्थिति में क्या होता है, अभी ना बेटे आप एक तो इसको डी वक्र को भी भूल जाओ और MRP2 को भी भूल जाओ। अभी सिर्फ सोचो कि आपके पास डायग्राम में सबसे पहले आपको MRP1 बनाना है, ये इसी को देखो सिर्फ। तो इससे पता चल रहा है कि जब OW कीमत है तो OL श्रमिकों को काम पे लगाया जा रहा है, और अगर OW1 कीमत है तो फिर इसके अकॉर्डिंग OL2 श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा। पर यह सिचुएशन कब होगी? जब सिर्फ एक साधन परिवर्तनशील होता है। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक से अधिक साधन परिवर्तनशील हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब एक से अधिक साधन परिवर्तनशील है तो जब एक साधन की कीमत में परिवर्तन आएगा तो अन्य साधन की भी मांग की जाएगी, और इस स्थिति में जब अन्य साधन की मांग की, जब एक से अधिक साधन परिवर्तनशील थे तो हमने यहाँ पे मान लिया कि सपोज करो दो साधन है, लेबर और कैपिटल। तो जब लेबर की कीमत में कमी होती है तो उसका क्या होगा, उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी। उसकी कीमत में कमी होने पर, लेबर की कीमत में कमी होने पर उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़कर MRP2 हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि OW1 कीमत पर, साधन की OW1 कीमत पर फर्म OL2 की मांग न करके वो C बिंदु पर संतुलन में होगी और श्रमिकों की OL1 मांग करेगी। अगर दूसरा साधन परिवर्तनशील ना होता तब सिर्फ इतनी मांग की जाती, पर अगर एक से ज़्यादा साधन परिवर्तनशील हैं तो साधन की सीमांत उत्पादकता बढ़ी है और अब OL1 श्रमिकों की मांग हो रही है इसकी बजाय। तो अब ये तो MRP वक्र का खिसकाव हुआ है, तो अब डिमांड कर्व कहाँ से आएगा? जो हमारे पहला बिंदु और लास्ट का बिंदु आया बेटा, जो पहला ये A बिंदु और C बिंदु, जब आप इन दोनों को स्केल के साथ मिला दोगे, जैसे यहाँ DD वक्र से मिलाया गया है, तो ये फर्म का डिमांड कर्व होगा इस सिचुएशन में। तो बनाने के लिए आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको क्या करना है, आपको MRP वक्र लेना है, एक ही MRP वक्र लेना है पहले, और इस पे OW1 कीमत पे कितनी मांग है, OW1 पे कितनी मांग है, इसमें वो लगा देनी है, और उसके बाद आपको MRP2 वक्र बना के
नीचे वाली कम वाली कीमत को उस तक बढ़ा देना है और यहाँ पे श्रमिकों की मांग पे निशान लगा देना है। और फिर इन दोनों पहले और लास्ट वाले पॉइंट को मिला के आपका फर्म का साधन के लिए मांग वक्र आ जाएगा जब एक से ज़्यादा साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये हो गई दूसरी सिचुएशन, श्रम की मांग की या साधन की मांग की। तीसरी सिचुएशन थी उद्योग का मांग वक्र, क्योंकि ये जो हमने अभी दो सिचुएशंस की हैं वो थी फर्म के लिए, फर्म की दृष्टि से। पर हमें क्या चाहिए, संतुलन निकालने के लिए साधन की कीमत कौन निर्धारित करेगा, उद्योग। तो उद्योग का मांग वक्र कैसे निकाला जाता है, उद्योग का मांग वक्र निकाला जाता है फर्मों के मांग वक्र से। तो इसमें भी आप जितना लिखोगे वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिख दिया गया है। एक बार इसी को देख लेते हैं। किसी साधन के लिए उद्योग का मांग वक्र सभी फर्मों की मांग के जोड़ को प्रदर्शित करता है। यदि साधन की मांग बढ़ने के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है तथा वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उद्योग की साधन के लिए मांग वक्र सभी फर्मों की मांग वक्रों का हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, जब उद्योग के उत्पादन में वृद्धि होती है तो वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है वस्तु की तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई में ये चीज़ हम पढ़ते भी हैं। तो वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और वो वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। जब कीमत बढ़ती है तो एमआरपी भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर एमआरपी कम हो जाती है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी कम होती है। अतः उद्योग की साधन के लिए मांग वक्र फर्मों की मांग वक्रों का हॉरिजॉन्टल समेशन नहीं होगा। यानी दो सिचुएशंस बेटा बता दी गई हैं यहाँ पे कि अगर साधन की मांग बढ़ने से जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी जब उत्पादन में वृद्धि होने पे अगर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं आ रहा है, तब तो फर्मों के मांग वक्र का हॉरिजॉन्टल समेशन ही उद्योग का मांग वक्र होगा। पर अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाता है तब ऐसा नहीं होगा। तब इंडस्ट्री का, उद्योग का डिमांड कर्व कैसे निकाला जाएगा वो एक डायग्राम से दिखाया गया है। तो ये इसमें दो डायग्राम बनेंगे, एक फर्म का डिमांड कर्व और एक बनेगा इंडस्ट्री का, उद्योग का। यानी कि फर्मों के डिमांड कर्व से ही हमारा इंडस्ट्री का डिमांड कर्व यहाँ पे बनाया जाएगा। और इस तरह से जो फर्मों का डिमांड कर्व है उसी से इंडस्ट्री का डिमांड कर्व आएगा। तो पहली सिचुएशन आती है जिसमें जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। तो उस सिचुएशन को देखना है। सबसे पहले आप एमआरपी वक्र बनाओगे ये वाला, और यहाँ पे दो सिचुएशन ही लेनी कि जब कीमत OW है साधन की तब OL श्रमिकों की मांग की जा रही है, और जब कीमत OW1 हो जाती है कम होकर, क्योंकि साधन सस्ते हो गए, अब फर्म OW1 कीमत पर साधनों की अधिक मांग यानी कि OL2 करेगी। यानी कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एमआरपी इस वाले वक्र को आपको फॉलो करना है। पहले OL श्रमिकों की मांग की जा रही है और OW1 होने पर OL2। इसी के कोरस्पोंडेंस इंडस्ट्री का डिमांड करे बनेगा इस वाले के अकॉर्डिंग, कि जब OW कीमत है, इसके बिल्कुल सामने आप ऐसे लेके बनाओगे डायग्राम को, OW1 कीमत पर इंडस्ट्री में जो श्रमिकों की मांग होगी या साधन की मांग होगी वो गई 100L। 100L इसलिए लिख दिया गया बेटे, एक फर्म के लिए मांग है OL, और अगर उद्योग में 100 फर्में हैं तो 100 फर्मों का जोड़ कर देंगे, 100L यहाँ पे श्रमिकों की मांग हो जाएगी। और जब कीमत कम हुई थी, OW1 हुई थी, तब एक फर्म ने OL2 मांग की और 100 फर्मों ने O100L2 मांग की। यानी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता तब उद्योग का मांग वक्र होगा ID। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन, अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अब साधन की देखो ज़्यादा इकाइयों की मांग की गई है, साधन की ज़्यादा इकाइयों की मांग करने से उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी और वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। वस्तु की कीमत का कम होना क्या है कि साधन की सीमांत उत्पादकता कम हो गई है, जिससे सीमांत उत्पादकता वक्र, जो सीमांत आगम उत्पादकता वक्र है, वो पीछे की ओर सरक जाएगा और एमआरपी 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, फर्म, अब इस वाली लाइन को देखना और जहाँ एमआरपी 1 को काटेगी आप नीचे की लाइन लगा दोगे कि फर्म OW1 कीमत पर केवल OL1 श्रमिकों को काम पर लगाएगी अगर साधन की कीमत वस्तु की कीमत कम हो जाती है, और अगर वस्तु की कीमत कम ना होती तब OL2 को लगाती, और वस्तु की कीमत कम हो गई है तो OL1 श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ही ये वाला दूसरा इंडस्ट्री में क्या रहेगा, फिर
इंडस्ट्री में भी सेम ही रहेगा। जब एक फर्म ने OL1 श्रमिकों को काम पे लगाया है तो 100 फर्मों ने 100L1 को काम पे लगाया है। तो जब कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ तब हमारे बिंदु ये और ये था। इनको आप नाम दे सकते हो बेटे, कुछ भी आप नाम, स्मॉल a स्मॉल b दे सकते हो इसको। तब तो ये था ID वक्र हमारा, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता। और जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है, कम हो जाती है वस्तु कीमत, तब हमारा जो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व होगा वो ये वाला होगा जो कम लोचदार है। इसको भी आप नाम दे सकते हो स्मॉल c। यहाँ पे बड़े पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे आप छोटे वाले दे दो। और अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये वाला डायग्राम बना देना। और इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आपको, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आप लिखने के लिए सिर्फ इतना ही यूज कर सकते हो बेटा कि रेखाचित्र से ज्ञात हो रहा है कि अगर वस्तु की कीमत कम हो वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उद्योग का मांग वक्र ID होगा, और अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब फर्म का मांग वक्र कम लोचदार यानी कि ID1 होगा। बस इतनी एक्सप्लेनेशन इसकी काफ़ी है और आप सिर्फ ये वाला डायग्राम बना दोगे। उसके बाद आती है साधनों की मांग। अब हमने कर ली है बेटे साधनों का मांग वक्र, ये उद्योग का मांग वक्र हमारे पास निकल के आ गया। अब साधनों की पूर्ति, जो हमारा अगला पॉइंट था मेन। तो साधनों की पूर्ति से अभिप्राय है कि विभिन्न कीमतों पर उनकी कितनी इकाइयां बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध होती हैं। एक साधन का पूर्ति वक्र का आकार दूसरे साधन के पूर्ति वक्र से अलग हो सकता है। इस लाइन को ऐड कर लेना, नहीं तो आप छोड़ देना इसको, सिर्फ इतना काफ़ी है। और साधनों की पूर्ति को विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित रेखा चित्रों में दिखाया गया है। आप ये 3 डायग्राम बना दोगे बेटे। और तीनों कैसे हैं, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के लिए पहला दिखा रहा है सप्लाई कर्व फॉर द इकोनॉमी, सप्लाई कर्व फॉर इंडस्ट्री, सप्लाई कर्व फॉर ए फर्म। तीनों के लिए जो साधन का पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है, वो अलग अलग होता है। अब अगर एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, तो साधन की जो पूर्ति है वो स्थिर है, जैसा कि SS वक्र से दिखाया गया है कि एक अर्थव्यवस्था में OS साधन है, इनको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में जितने साधन है उतने ही रहेंगे, उन्हें हम घटा बढ़ा थोड़ी सकते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको। तो आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यही आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चित्र A से ज्ञात हो रहा है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से साधनों की पूर्ति क्या है, वो स्थिर है। और चित्र B में एक उद्योग की दृष्टि से साधनों का पूर्ति वक्र दिखाया गया है जो अपवार्ड स्लोपिंग है, ऊपर बढ़ता हुआ है, जो दिखा रहा है कि अगर साधन को ज्यादा कीमत दी जाएगी तो ज्यादा साधनों को सप्लाई होगी मार्केट में, यानी ज्यादा कीमत पर ज्यादा साधन आएंगे पूर्ति करने और कम कीमत पर कम साधन आएंगे। अब ऐसे कैसे, इकोनॉमी में तो स्थिर थे, यहाँ ज्यादा कैसे, क्योंकि हम बात करें उद्योग की। अब एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, अगर कोई उद्योग किसी साधन को ज्यादा कीमत देगा तो उस स्थिति में साधन क्या करेंगे, उत्पादन के साधन दूसरे उद्योग को छोड़कर उस उद्योग में आ जाएंगे जहाँ पे उनको अधिक कीमत प्राप्त हो रही है। अब परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के लिए, जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म है, उसमें साधन का पूर्ति वक्र क्या होता है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो दिखा रही है कि जो प्रचलित कीमत है साधन की, उस पर फर्म कितनी भी साधन की इकाइयों को काम पर लगा सकती है। इनकी एक्सप्लेनेशन बेटे बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे लिख दी गई है, आप सिर्फ यही लिख लेना कि चित्र A में क्या कहा गया है, चित्र B में क्या कहा गया है और चित्र C में क्या कहा गया है। मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। चित्र A से पता चल रहा है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पूर्ति वक्र खड़ी रेखा होती है। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था या उद्योगों के समूह के लिए साधन की पूर्ति स्थिर होती है। चित्र B में एक उद्योग विशेष की किसी साधन के लिए पूर्ति वक्र को दिखाया गया है, जो दिखाता है इसके लोचदार और ऊपर के ढलान को। इसका कारण है कि यदि उद्योग द्वारा किसी साधन को दूसरे उद्योगों की तुलना में अधिक कीमत दी जाती है तो वह साधन अन्य उद्योगों से उस उद्योग की ओर स्थानांतरित होने लगेगा। चित्र C में दिखाया गया है पूर्ण प्रतियोगी फर्म का साधन के लिए पूर्ति वक्र एक सरल पड़ी रेखा होगी, जिससे पता चलता है कि फर्म किसी साधन की प्रचलित कीमत पर उसकी कितनी भी इकाइयां खरीद सकती है। अब हमने साधन की मांग भी कर ली, साधन की पूर्ति भी कर ली। अब आते हैं संतुलन का निर्धारण या संतुलन कीमत का निर्धारण, साधन की कीमत का निर्धारण। तो ये बिल्कुल इजी डायग्राम है, मेन चीज तो हमें यही लेके आनी थी, जो मेन क्रक्स है जहाँ पे साधन की कीमत का निर्धारण दिखाया गया है। तो वही जैसा हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि साधन की कीमत का निर्धारण वहां पर होगा जहाँ पर साधन की मांग और साधन की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी। साधन की मांग भी हमने निकाल ली, पूर्ति भी निकाल ली, तो ई बिंदु पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं।
तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सप्लाई कर्व ये वाला क्यों लिया है, क्योंकि हम कर रहे हैं उद्योग की बात। उद्योग ही कीमत निर्धारित करेगा, और जो ये उद्योग का पूर्ति वक्र था वो कैसा था, अपवर्ड स्लोपिंग था। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाले को लिया गया है। तो सिंपल डायग्राम है बिल्कुल, आपको दो ही बनाने, एक डिमांड कर्व बना दो, एक सप्लाई कर्व बना दो, और जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं जैसे ई बिंदु पर, तो ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा, जिससे ज्ञात हो रहा है कि उद्योग द्वारा साधन की OW कीमत निर्धारित होगी। बस इतना काफ़ी है। अगर कीमत, साधन की कीमत किसी भी कारणवश ज़्यादा या कम हो जाती है, तो जो बाजार शक्तियाँ हैं, मार्केट फोर्सेस है, वो अपने आप ही ऐसे काम करती है कि वो वापस OW कीमत पर ही आ जाते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन, फिर इसके साथ आते हैं हम कंक्लूजन पे। 2-3 लाइनें हमें वो लिख देनी है, इसमें तो है ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ आई है बार बार कि किसी भी साधन की जो कीमत है वो कहाँ निर्धारित होगी, जहाँ पे साधन की मांग और साधन की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी। फिर भी यहाँ पे कंक्लूजन में 2-4 लाइनें लिख दी गई हैं, आप लोग सेम इसको लिख सकते हो, नहीं तो जो आपको क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। संक्षेप में, उत्पादन के साधनों की कीमत का आधुनिक सिद्धांत कीमतों के सिद्धांत की एक विशेष अवस्था है। इसमें हम पहले साधनों की मांग के सिद्धांत का विकास करते हैं, उसके बाद साधनों की पूर्ति के सिद्धांत का विकास करते हैं, और अंत में इन्हें संतुलन, कीमतों तथा मात्राओं के निर्धारण के सिद्धांत में मिला देते हैं। तो जिन बच्चों को कम भी समझ में आ रहा है तो वो इस डायग्राम को नहीं छोड़ेंगे बेटे, ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, ये मेन डायग्राम है इसका। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन खत्म हुआ। सभी को हैव ए नाइस डे। जय हिंद।